लॉ की जो भाषा है वो थोड़ी सी पेचीदगीपूर्ण होती है, कॉम्प्लेक्स होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके लिए तो इंग्लिश में पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सर आप उस गैप को कैसे फिल करने का प्रयास करते हैं? हमारे जो है एक इंग्लिश का पेपर होता है लीगल लैंग्वेज का। अच्छा। तो हर बच्चा उससे डर रहा था पहले कि भाई सर क्या होगा, बाकी 5 पेपर तो हम कर लेंगे, जी, जी। लेकिन इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जी। तो उनको बेसिक जो जो सिलेबस था उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस है उसको डाउनलोड करके सिलेबस की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और जब रिजल्ट आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 16 बच्चे जो हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सांगानेर से उनके फर्स्ट डिवीज़न आई है। ओह! तो शुरू में बच्चों को दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस से, रेगुलर उनको खुद के पढ़ने से, तो धीरे धीरे वो भाषा में सुधार हो गया, वो समझने लग गए शब्द क्या होती है, क्योंकि विधि की शब्दावली थोड़ी सी जटिल है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जब वो रेगुलर पढ़ते रहे तो 2 4 5 महीने के अंदर वो सीख गए वो सारी चीज़ें। अब स्थिति पहले से बेहतर है। एकीकृत न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान का एक मजबूत स्तंभ है। आम जनता का ये मानना है कि इसकी भाषा यानी कि लॉ, विधि, कानून की भाषा बहुत पेचीदगी होती है, आम जन को यह समझ में नहीं आती है। लेकिन आज जेवीपी मीडिया के मंच के इस माध्यम से हम आपको विधि क्षेत्र की ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में आपको इसके बारे में बताएंगे। हम स्वागत करते हैं श्री चतुर्गुण जी खलदानिया साहब का, जो कि राजकीय विधि महाविद्यालय सांगानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद आज मौका देने के लिए। मैं चतुर्गुण खलदानिया, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय सांगानेर। कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है विधि का क्षेत्र, ये बहुत ही टिपिकल माना जाता है, कॉम्प्लेक्स इसकी लैंग्वेज मानी जाती है। तो आप इस क्षेत्र में आए हैं और जैसा कि हमें बताया गया है, हम आपसे बातचीत करते समय पता चला कि आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कितनी बाधाएं आई, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे पहुँचे सर यहाँ तक? बेसिकली मेरा जो गांव है वो डेगाना तहसील में निम्बोला कला गांव पड़ता है, रेंज से 3 4 किलोमीटर आगे। फादर मेरे आर्मी में थे, तो उस दौरान फादर यहाँ जयपुर में पोस्टिंग थी, तो मदर के साथ में हम 3 भाई बहन जो थे यहाँ पे आके उनके साथ ही पढ़ते थे, रहते थे। ग्रेजुएशन जब कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्कोप तो बहुत सारे थे, लेकिन फादर को ये लगा कि शायद लॉ फील्ड जो है वो एक अच्छा स्कोप है और लॉ फील्ड में इसका कैरियर बनाना चाहिए। जी। तो फादर ने फिर मुझे मोटिवेट किया और मैंने उदयपुर के अंदर वहाँ से जाके लॉ करी। लॉ करने के उपरांत फिर मुझे लगा कि लॉ के साथ साथ में अगर इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार से मेरा मतलब है कि लॉ में जो लोगों में जितनी जागरूकता नहीं है, अगर वो जागरूकता पैदा की जाए तो उसके लिए थोड़ा टीचिंग प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है। जी जी। तो उसके बाद में फिर मैंने अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी से एलएलएम की। ओके। और एलएलएम करने के दौरान उसके बाद में फिर मैं, क्योंकि न्यायिक सेवा जो है लॉ से संबंधित है और इसमें एक अच्छा भविष्य है, तो आरजेएस की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने। आरजेएस की प्रिपरेशन के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसको पहले एपीपी कहते थे, आजकल असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नाम हो गया है, उसका एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद में मैं पीपी रहा यहाँ पर, एपीपी 2 साल तक लगभग। उसके बाद में फिर ये कॉलेज लेक्चरर जो आरपीएससी कंडक्ट करती है, इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो पास किया। और 2018 के अंदर फिर मेरी आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर के अंदर पोस्टिंग थी। ओके। उसके बाद में फिर अभी रिसेंटली, क्योंकि यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके क्षेत्र में ये पहली लॉ कॉलेज जो सांगानेर में खुली है, बिल्कुल ये 2025 पिछले साल खुली थी। तो उसके एफिलिएशन और उसको स्टार्ट करने के संबंध में हमारे जो जेडी सर हैं आदरणीय शोभाराम शर्मा जी, उनसे मैंने निवेदन किया था कि क्योंकि मेरा पहले गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नावा था, उसको भी स्टार्ट करने का अनुभव था। अच्छा। मैंने निवेदन सर से किया कि मैं यहाँ आके और अपना सहयोग करना चाहता हूँ जी। और यहाँ आके फिर ये यहाँ पर लास्ट ईयर ये लॉ कॉलेज चालू हुआ, तब से मैं यहाँ पर। जी जी। तो सर, चूँकि विधि के क्षेत्र में लोगों को इतना पता नहीं होता है कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर कोई बच्चा 12th के बाद ही अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे किस तरह पढ़ाई करनी होती है, क्या चूज़ करना होता है? जी, सामान्यतः जो बच्चे 12th से ही तैयार रहते हैं कि मुझे लॉ फील्ड में जाना है, जी जी, या जिनके परिवार के कोई सदस्य जो पहले से ही लॉ फील्ड के अंदर हैं जी, तो वो पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमें लॉ ही करनी है। तो लॉ के साथ साथ वो क्लैट का एग्ज़ाम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है पूरी इंडिया के अंदर है,
तो एनएलयूज में एडमिशन के लिए क्लैट का एक एग्ज़ाम देके एनएलयूज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती है। जी। उसके बाद अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद अपना एक रूलेट का एग्ज़ाम निकालती है। वो भी 5 साल का एलएलबी होता है जी। वो जनरली बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी, बीबी एलएलबी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 5 साल का वो कोर्स निकालती है। तो जो भी बच्चे 12th कर लेते हैं और 12th के बाद में उनका अगर वो चाहते हैं कि हम सीधे 5 साल की एलएलबी करें तो वो क्लैट के थ्रू एनएलयूज में जा सकते हैं, और बाकी अलग अलग हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपना अपना 5 ईयर का एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। ओके। तो सर ये तो बात हो गई कि ये 12वीं के बाद 12th के बाद इस तरीके से आप इसमें करियर बना सकते हैं। अब कुछ बच्चों को या यूँ कहें कि उनके गार्जियंस को भी ये पता नहीं होता है कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए या ये सही है बच्चे के लिए, लेकिन अगर 12th करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर लिया, फिर उनका मानस बनता है कि हमें भी लॉयर बनना है, जज बनना है, इस क्षेत्र में आना है, तो उन्हें कैसे अपना भविष्य मतलब कैसे चूज़ करना होता है ये सब्जेक्ट? देखिए मैंने बताया जैसे पहला मौका होता है 12th के बाद, 12th के बाद 5 ईयर का एलएलबी कर बिल्कुल। बाई चांस वो नहीं कर पाता है या उस समय वो सोचता नहीं इस फील्ड में जाने की, तो वो सिंपल जो अपनी ग्रेजुएशन करता है, बीए बीकॉम जो भी करना चाहता है, बीएससी कर ले जी। उसके बाद में फिर 3 साल की एलएलबी एक कोर्स और होता है। अच्छा, तो उससे भी वो एक इस फील्ड में आ सकता है। वो जनरली 3 साल की होती है, वो हर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह करवाती है। जैसे भी राजस्थान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, जी वो करवा रही है उसमें। तो आप चाहो तो 12th के बाद तो वो 5 ईयर और ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर 3 साल का वो आप एडमिशन उसमें लेके और 3 साल के एलएलबी कर सकते हैं। ओके। तो सर अब ये किसी ने एलएलबी कर लिया, अब उसे आगे प्रैक्टिस करनी है, वकालत करनी है, तो एलएलबी के बाद आगे क्या संभावनाएं हैं वकालत करने के लिए? एलएलबी का वैसे देखे जाए तो इसको बहुत ही वाइड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के पास में। नॉर्मल एलएलबी करके अगर सबसे पहला देखें अपन तो प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो एलएलबी करके वकालत कर सकता है कोर्ट में, जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में। उसके बाद में जो आज के समय में ज़्यादा जो बच्चों का जो रुझान है वो है जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जी। तो राजस्थान में आरजेएस का एग्जाम होता है, राजस्थान जुडिशियल, तो इसी प्रकार से हर स्टेट्स के अपने अपने जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जा सकते हैं आप जी। अगर किसी का टीचिंग में जाने का आगे है इरादा है तो वो एलएलबी करके एलएलएम करके और यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है नेशनल लेवल का, वो नेट क्लियर करके और टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। उसके बाद में सारी प्राइवेट जो बैंक्स होती है, गवर्नमेंट बैंक्स होती है, उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती है, जिसमें लॉ ऑफिसर्स वगैरह पोस्टें होती है, उसमें जा सकता है। प्राइवेट जो बैंकें होती हैं उनमें भी लीगल जो है लीगल एडवाइज़र वगैरह होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, तो उसके थ्रू भी अपना भविष्य बना सकते हैं। आर्मी के अंदर कोई जाना चाहता है तो उसके अंदर एक जैक ब्रांच होती है, उसकी वैकेंसीज निकलती है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, तो वो जाना चाहे तो आर्मी के अंदर भी जैक ब्रांच के थ्रू, डायरेक्ट एसएसबी होता है उसमें जी। वो जैक ब्रांच के थ्रू आर्मी के अंदर भी जा सकता है। ओके, बहुत सारे मतलब बहुत वाइड स्कोप है यूँ कहें अपन शॉर्ट में। तो सर जैसा आपने बताया कि आप राजस्थान में ये जो जयपुर ज़िले में पहला जो विधि महाविद्यालय खुला है, राजकीय विधि महाविद्यालय, आप इसमें पोस्टेड हैं। हालांकि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसका अपना एक कैंपस कॉलेज भी है इसके रिगार्डिंग, लेकिन ये राजकीय विधि महाविद्यालय सांगानेर ज़िले का प्रथम है। तो सर इसको शुरू करने में बहुत चुनौतियाँ भी सामने आई होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, मैन पावर की भी। लेकिन अगर बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है अभी इस बैच से या नेक्स्ट भी, तो क्या इसके लिए प्रक्रिया फॉलो करनी रहेगी? जी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पहला यानी जयपुर का और जयपुर जिले का पहला गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जी। लॉ कॉलेज वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ का भी है, राजस्थान विश्वविद्यालय का भी लॉ कॉलेज है, लेकिन अपन बात करें गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का पहला लॉ कॉलेज जो जयपुर जिले का वही है। अदरवाइज पूरे अगर अपन राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 20 के करीब गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं, लेकिन क्योंकि जयपुर जिले की बात अपन कर रहे हैं तो ये यहाँ का पहला लॉ कॉलेज है। और सांगानेर के अंदर पिछले साल गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और उसके उपरांत ही पिछले साल ये शुरू हुआ था जी। और आदरणीय शोभाराम शर्मा जी जो हमारे प्रिंसिपल भी हैं, उनके निर्देशन में हमने प्रयास किए और लास्ट टाइम काफ़ी प्रयासों के बाद भी हमने कॉलेज यहाँ पर शुरू किया। मैं आप सभी को इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस लॉ कॉलेज के अंदर इस साल के जो एडमिशन्स हैं वो अभी चालू हैं। जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है, 10 तारीख है। और जो भी बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है उसके मिनिमम परसेंटेज जो है वो
5% है। जी। अगर ओबीसी और एमबीसी का कोई कैंडिडेट है तो मिनिमम परसेंटेज उसके लिए 42% है। ओके। SC ST का कोई बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए 40%, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जी। उसके बाद में आवेदन करेंगे और जो ग्रेजुएशन या पीजी के बेस पे 120 सीटें हैं, उसके पीजी और यूजी के बेस पे एक मेरिट निकलेगी, जी। उसके उपरांत फिर उनका एडमिशन होगा। ओके, ये 10 जुलाई इसी माह ये 10 जुलाई जो आने वाली 10 अंतिम तारीख है इसके लिए। तो सर आपका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत पहले से है, आपने बताया कि आप अलग अलग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर काम कर चुके हैं, तो आपको बच्चों के साथ क्या गैप फील होता है भाषा का? क्योंकि लॉ की जो भाषा है वो थोड़ी सी पेचीदगीपूर्ण होती है, कॉम्प्लेक्स होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके लिए तो इंग्लिश में पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सर आप उस गैप को कैसे फील करने का प्रयास करते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा रिसेंटली अभी LLB फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया जी। तो काफ़ी बच्चे थे, वो पहले हमारे जो है एक इंग्लिश का पेपर होता है लीगल लैंग्वेज का। अच्छा। तो हर बच्चा उससे डर रहा था पहले कि भाई सर क्या होगा, बाकी 5 पेपर तो हम कर लेंगे, जी जी, लेकिन इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो उनको बेसिक जो सिलेबस था उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस है उसको डाउनलोड करके सिलेबस की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और जब रिजल्ट आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 16 बच्चे जो हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सांगानेर से, उनके फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो रही बात लैंग्वेज की, तो शुरू में बच्चों को दिक्कत आई थी, आप सही कह रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी जो भाषा है थोड़ी सी अलग है। जो बेसिक ग्रेजुएशन अपन करते हैं उस बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं सारे। तो शुरू में बच्चों को दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस से, रेगुलर उनको खुद के पढ़ने से, तो धीरे धीरे वो भाषा में सुधार हो गया, वो समझने लग गए शब्द क्या होती है, क्योंकि विधि की शब्दावली थोड़ी सी जटिल है। बिल्कुल। तो धीरे जब वो रेगुलर पढ़ते रहे तो 2-4-5 महीने के अंदर वो सीख गए वो सारी चीज़ें। अब स्थिति पहले से बेहतर है। जी, तो सर यानी कि इस क्षेत्र में, या हम यूँ कहें कि इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड इतनी अच्छी हो चुकी है, पीजी भी आप कर चुके हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत है पढ़ाने का, तो कई बार हमारे जो हमारा जीवन है उसमें भी हम कुछ चीज़ों को बोलने में या ऐसे काम प्रयुक्त कर लेते हैं, तो कभी कभी परिवार आपसे शिकायत नहीं करता है कि ये जो शब्द का इस्तेमाल है ये आप घर पे ना करा कीजिए? तो कभी ऐसा हुआ है? देखिए मैं बताऊं, जैसे फादर आर्मी में थे, बड़े ब्रदर अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है युधिष्ठिर खलदानिया। तो बेसिकली वो भी लॉ से ही है, उन्होंने 5 ईयर लॉ करी थी। ओके। और जो मेरी वाइफ है बबीता चौधरी, वो भी LLB करी भी है। अच्छा। तो ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत आई, सारे परिवार वाले लॉ फील्ड से थे। हाँ, कभी मम्मी के सामने कभी होता था तो उनको लगता था अजीब सा, लेकिन हाँ क्योंकि लॉ फील्ड से हैं तो धीरे आदत पड़ जाती है। तो उन्हें भी वो जो शब्द आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें समझ में आने लग जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि वो भी वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। डॉक्टर चतुर्गुण खलदानिया जी ने किस तरह से बहुत ही सरल शब्दों में ये चीज़ें समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भाषा इसके बीच में कभी भी आपके लिए बैरियर का काम नहीं कर सकती। आप इस क्षेत्र को अगर अपने करियर के रूप में चुनते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ा स्कोप होता है और बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग जो इस क्षेत्र में होती हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत स्वागत। थैंक यू।